मैं गिरजेश राय अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की आधारशिला वर्णमाला को। ये हिंदी व्याकरण की आधारशिला मानी जाती है और इसी के आधार पर संधि समास पूरा हिंदी व्याकरण इस पे आधारित है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे, वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी, आपको कुछ छूटेगा नहीं। अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और समझिए। और मुझे ये विश्वास है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप कभी भी वर्णमाला के बारे में कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी अनुभव नहीं करेंगे। आपको पूरी तरह से आ जाएगा। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप पूरी वर्णमाला समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं आप कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण भी होती है। ये भी आ सकता है। कई बार आया हुआ प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके बोलने में किसी भी ध्वनि का सहयोग नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, जिसे वर्णमाला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण आधार है, पहला आधार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। माने हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। आप ये जानिए, स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जैसे मात्रा के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। लेकिन हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा। चलिएगा, इसमें तीन प्रकार के होते हैं वर्ण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार से होते हैं। पहला है मूल स्वर, जिसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। ध्यान दीजिएगा, है अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ और री। एक एक छोड़ के है, जितने भी पहला, तीसरा और पहला है, तीसरा है और पांचवा है और सातवां है। 1, 3, 5, 7 माने एक एक करके है। पहला है, तीसरा है, माने जो विषम है वही मूल स्वर है। तो आप इतना मत सोचिएगा, सिर्फ याद करिएगा अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जो इनसे बचे वो क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। ये श्रम की संख्या में होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो मूल स्वर
4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, कुल स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 में 4 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। मूल स्वर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने जाना कि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसमें है, कौन था? ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लूत स्वर। तीसरा क्या होता है? प्लूत स्वर, जिसमें दो या दो से अधिक मात्राएं होती हैं, उन्हें प्लूत स्वर भी कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जिनमें एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व कहा जाता है, जिसमें 2 मात्रा होती है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, जिनमें 2 या 2 से अधिक मात्राएं होती हैं वो प्लूत स्वर कहा जाता है। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। प्लूत स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं या 3 से अधिक मात्राएं होती हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? जैसे राम, अरे, तो जहां पे ये चिन्ह होगा ये ऐसे आता है, वहां पे प्लूत स्वर होता है। जैसे आगे प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। अगला हमारा है प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर मुख के खुलने, बंद होने, मुख के खोलने और बंद करने पे क्या आता है? इसको देखिए, सरल समझना बहुत सरल है। कैसे सरल है बता रहे हैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले समृद्ध, खाली यही आपको याद करना है। समृद्ध, तो समृद्ध है तो अर्ध होगा, अर्ध समृद्ध, फिर अर्ध निवृत्त और निवृत्त। अर्थात सबसे पहले मुख बंद होता है। भाई सबसे हमारा मुख क्या होता है? सबसे पहले बंद ही होता है, फिर हल्का सा खोलते हैं, फिर आधा मुख खोलते हैं और उसके बाद पूरा खोलते हैं। इन 4 चीज़ों पे ही पूरा डिपेंड है, इन 4 चीज़ों पर ही पूरा डिपेंड है। सबसे पहले क्या होता है? समृद्ध, मुख पूरा बंद रहेगा। दूसरा अर्ध समृद्ध, मुख आधा बंद रहेगा। अर्ध निवृत्त, आधा खुला रहेगा और फिर पूरा खुलेगा। बंद करना है, आधा खोलना है, आधा बंद करना है, फिर आधा खोलना है, पूरा खोल देना है। बस यही याद रखना है। मुख बंद पहले होता ही है, मुख बंद पहले होता ही है, फिर आधा बंद होता है, आधा खुला होता है और फिर पूरा खुला होता है। बस इसी पे डिपेंड है पूरा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पूछ रहा है समृद्ध है। पहला क्या होता है? समृद्ध। समृद्ध अर्थात पूरा मुख बंद रहेगा। क्या आएंगे? 4 होते हैं, ई। समृद्ध अर्थात बंद मुख के आधार पर, समृद्ध अर्थात बंद मुख के आधार पे अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें 4 होते हैं, अ, ई, उ, अ, ई, उ। अगला है अर्ध समृद्ध। अगला है अर्ध समृद्ध, इसमें आधा मुख बंद होगा, इसमें 2 ही वर्ण आते हैं, ऐ और ओ। ऐ और ओ, ऐ और ओ आधा बंद के। देखिए हिंदी वैज्ञानिक लिपि और भाषा दोनों है, और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, साथ ही साथ इसमें वैज्ञानिकता होती है। जैसे ऐ ओ आप मुंह से बोल के भी दे सकते हैं कि मुंह आधा ही बंद होगा, ऐ ओ बोल के देखिएगा। अगला है अर्धनिवृत्त। हमने कहा था अर्धनिवृत्त मुंह आधा खुला होगा। मुंह क्या होगा? अर्धनिवृत्त। निवृत्त माने आधा खुला होगा, अर्धनिवृत्त माने आधा खुला होगा। इसमें क्या होता है? अ, ए, औ और आ ऑफिस वाला है, अंग्रेजी से आया है ये। तो ए, अ, ए, औ और आ, 4 इसमें हो गए। और आगे और आखिरी, सबसे आखिरी होता है निवृत्त, अर्थात मुख पूरा खुला होता है। मुख पूरा खुले होने के आधार पे सिर्फ एक होता है, आ और आ। आप जानते हैं आ और आ। तो हमने क्या पढ़ा? फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले होता है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, निवृत्त और अर्धनिवृत्त और निवृत्त। 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पे? मुंह के खुलने के आधार पे। सबसे पहले मुख हमारा बंद ही होता है, आप जानते हैं। मुख बंद होगा तो मुख बंद के आधार पे 4 हैं, ई, उ। अर्ध समृद्ध, आधा मुख बंद होगा, 2 हैं, ऐ और ओ। अर्ध निवृत्त,
मुख आधा खुला होगा, 4 हैं ए, औ, आ। और आखिरी निवृत्त, इसमें मुख पूरा खुला होगा और इसके आधार पर सिर्फ एक है आ। और साथ ही साथ एक चीज आखिरी कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। चलिए, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आइए अब जान लेते हैं हम लोग कि क्या इसका उच्चारण स्थान है। आप देख रहे हैं उच्चारण स्थान कैसे जानेंगे? उच्चारण स्थान जानने के लिए देख लीजिए, इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया है। पहले कैटेगराइज कर दिया है किसको? अ और आ को, ई और ई के, उ और ऊ को, और री को हमने छोड़ दिया है, ए को कर लिया है, ओ औ को कर लिया है। इस तरह आप कर लेंगे अ आ ई उ, आ को एक में, ई को एक में, उ को एक में, ए को एक में, ओ माने जो एक जैसे हैं उनको एक जगह कर लेंगे, क्योंकि ये ध्वनि साम्य भी है, उच्चारण स्थान में इनका एक ही होता है। इस तरह से समझने में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या कर लिया है? अ आ को एक में कर लिया है, ई को एक में कर लिया है, उ को एक में कर लिया है, ए को हमने क्या किया है? ए को एक में कर लिया है, ओ को एक जैसे जो दिख रहे हैं, एक जैसे जो उच्चारण वाले हैं उनको एक साथ ले लीजिए। अब देखिएगा, करना कुछ नहीं है, आप समझ जाएंगे। क अ आ कहाँ से है? कंठ से। आप याद भी कर सकते हैं क ता ओ, क ता ओ। क्या याद करना है? क ता ओ, क ता ओ, क ता ओ, क ता ओ याद कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। क ता ओ याद कर लीजिए। कंठ तालु होठ, क्या करना है? अ कंठ से है, कंठ से है। सबसे पहले सबसे नीचे भी क्या होता है? कंठ होता है। तो सबसे नीचे चलेंगे, सबसे नीचे क्या है? कंठ है, उसके बाद तालु है, उसके बाद होठ है। तो क क्या है? कंठ से है। ई क्या है? तालु से है। उ क्या है? होठ से है। तो क अ और आ एक ही जैसे हैं, कंठ से हैं। ई तालु से हैं, उ ओठ से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए आएगा। तो ए क्या हो जाएगा? कंठ और तालु दोनों के मेल से हो जाएगा, कंठ और तालु दोनों के मेल से हो जाएगा। और ओ कैसा हो जाएगा? कंठ और ओठ दोनों के मेल से हो जाएगा, दोनों के मेल से हो जाएगा। मतलब पहले कंठ और तालु, फिर दूसरे कंठ और ओट्स। यही आपको याद करना है, सबसे सरल है। पुनः एक बार दोहरा सकते हैं आप, पुनः एक बार दोहरा लीजिए आप। एक बार और दोहरा देता हूँ आपको, कुछ करना नहीं है। पहले हमने क्या कर दिया? जो समान हैं, जो समान उच्चारण वाले हैं उनको हमने एक साथ कर लिया। जैसे अ आ, ई उ, ए और ओ औ। तो अ आ कंठ से हो गया, ई तालु से हो गया, उ ओठ से हो गया। आप बोलेंगे भी समझ में आएगा। कंठ से अ आ, ई तालु से, उ होठ से। नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लीजिए। कंठ से अ आ सबसे नीचे से है, सबसे नीचे क्या है? कंठ है। ई क्या है? ई क्या है? ई क्या है? तालु से है, कंठ के बाद तालु आता है। उ क्या है? होठ से आता है, सबसे बाहर क्या है? होठ है। और उसके बाद ए आएगा। ए क्या हो जाएगा? कंठ और तालु के मेल से हो जाएगा, कंठ और तालु के मेल से हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? ओ औ आएगा। क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे माने कंठ और होठ के मेल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरे वर्णमाला का जो स्वर है, स्वरों को पूरा पढ़ लिया है। सभी स्वर जो हैं, एक लाइन आपने नीचे पढ़ा होगा, सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब आगे इस पे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। प्रश्न उत्तर है, कंठ है, कंठ से क्या है? कंठ से क्या है? क्या है भाई? अ है, ई है, उ है, प है। क्या है कंठ से? कंठ से क्या है? अभी हमने आपको बताया अ क्या है? कंठ से। आगे बढ़िए। कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, कंठ और ओठ, कंठ और ओठ। मैंने कहा था कंठ तालु ओठ, कंठ तालु ओठ। तो कंठोष्ठ पूछ रहा है, अ कंठ से हो गया। ओ क्या हो गया? ओ क्या हो जाएगा? ओ क्या हो जाएगा? ओ क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ऊ क्या हो जाएगा? ओष्ठ से है। ए क्या है?
ए क्या है, कंठ तालु से है, तो कंठोस्थ क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, ओ हो जाएगा। मूल स्वर है, मूल स्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मूल स्वर है क्या है, अंग है, औ है, ई है, अ है। बिल्कुल हाँ, आप सही हैं, क्या है, अ है। और आगे बढ़ते हैं, समृद्ध स्वर है। देखिएगा प्रश्न पूछ रहा है समृद्ध स्वर है, पढ़ाए थे अभी बताएं। समृद्ध क्या होता है, जो मुख बंद रहता है, जिसमें मुख क्या रहता है, बंद रहता है। क्या है भाई, ए बोलने पे मुख बंद हो रहा है, नहीं। ओ बोलने पर मुख क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, नहीं। ई, जी हाँ, ई बोलने पर मुख बंद हो रहा है, ई बोलने पर मुख बंद हो रहा है। ई क्या है, समृद्ध है। ई क्या है, समृद्ध है। निवृत्त स्वर क्या है, निवृत्त स्वर क्या है, हाँ बिल्कुल, निवृत्त सबसे आखिरी है। निवृत्त माने मुख पूरा खुला हो। क्या है, अ है, ओ है, ऊ है, ओ है। सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 ओ नहीं होना चाहिए था, एक यहाँ पे आ होना चाहिए था, तो आ हो जाएगा, आ हो जाएगा निवृत्त। 2 ओ हो गया है, एक मात्रात्मक गलती है, आ हो जाएगा निवृत्त, आ हो जाएगा निवृत्त। तो ये स्वरों से संबंधित पूरा जो है हम लोगों का खत्म हो गया है। आप पूछेंगे कि अंग अह क्या है, आप पूछेंगे अंग अह क्या है, तो ये भी जान लीजिए अंग अह जो है अयोग वाह होता है। अंग अह क्या होता है, अयोग वाह होता है। अंग अह क्या होता है, अयोग वाह होता है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। तो अंग अह अयोग वाह है, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े आराम से ये स्वर समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।